बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी शाकिर महबूब और आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स रिकन्सिलिएशन पे। जी, सेल टैक्स रिटर्न की रिकन्सिलिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे आपने कंट्रोल रखना होता है, जैसे कि आपके जो इनपुट क्लेम्स हैं उनका आपने रिकॉर्ड रखना होता है कि कौन से इनपुट जो हैं वो आपने क्लेम कर लिए हैं और कौन सी इनवाइसेस जो हैं अभी तक वेंडर्स ने अपलोड नहीं की, क्योंकि वेंडर्स जो हैं वो आपके डिले कर रहे होते हैं अपलोडिंग में। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी जितनी इनवाइसेस होती हैं वो सारी अपलोड नहीं हो रही होती और समटाइम्स हमारे यहाँ ये भी एक प्रैक्टिस चल रही होती है कि जी जब तक पेमेंट नहीं मिलती किसी वेंडर को तो वो जो इनवाइस का सेल टैक्स होता है वो जमा नहीं कराते। तो उस वजह से आप जिस मंथ में सेल टैक्स इनवाइस बुक कर रहे होते हैं अपने पास अपने जीएल में, अपने लेजर में जो बुक कर रहे होते हैं, उसी मंथ में वेंडर जो है वो एफबीआर पे अपलोड नहीं कर रहे होते, जिस वजह से आपका टाइमिंग डिफरेंस आता है और आप के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपने ये रिकॉर्ड रखना है कि कौन सी इनवाइसेस ऐसी हैं जो वेंडर ने अपलोड कर दी हैं और आपने क्लेम भी कर ली हैं। और इसके अलावा एक इशू और भी आता है कि समटाइम्स वेंडर्स की तरफ से मिस्टेक्स होती हैं कि उन्होंने एक इनवाइस जो थी उस पे जो सेल टैक्स था वो डिफरेंट अमाउंट अपलोड कर दी, कम अपलोड कर दी या ज़्यादा अपलोड कर दी। तो ये चीज़ें भी आपने कंट्रोल करनी होती हैं कि वेंडर आपसे सेल टैक्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट ले रहा होता है और एफबीआर पोर्टल पे कम अमाउंट अपलोड कर देता है। तो ये अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा ट्रैक करना और इस तरह के डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करना। अगर कोई वेंडर जो है वो अमाउंट जो अपलोड करता है पोर्टल पे कुछ सब्सटेंशली आपकी इनवाइस वैल्यू से कम है अगर वो, तो फिर आप वेंडर को कांटेक्ट करेंगे और वेंडर से कहेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए और वो दोबारा से वो करेक्ट अमाउंट जो है अपलोड करवाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ये पॉसिबल होती हैं जी सेल टैक्स रिटर्न की रिकन्सिलिएशन से। अगर आप रिकन्सिलिएशन नहीं कर रहे तो ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं ये चीज़ आपको ब्रीफ करने लगा हूँ कि आप सेल टैक्स रिटर्न की रिकन्सिलिएशन कैसे बनाएंगे। आपने जो इनपुट टोटल क्लेम किया है रिटर्न के ऊपर, टोटल वैल्यू जो है उसको अपने रिकॉर्ड के साथ मैच कैसे करेंगे और आपके जो पेंडिंग क्लेम्स रहेंगे, जो पेंडिंग इनवाइसेस जो अभी तक वेंडर्स ने अपलोड नहीं की, उनके रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करेंगे। अगर कोई वेंडर अपलोड नहीं करता और समटाइम ऐसे भी होता है कि आपके वेंडर्स भूल जाते हैं जी इनवाइस दी और अपलोड नहीं की, तो वो जब तक आप रिकन्सिलिएशन नहीं बनाएंगे आप इस चीज़ का ट्रैक नहीं रख सकेंगे और आप वेंडर से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें अब सेल टैक्स रिटर्न में डायरेक्ट कस्टमर का और वेंडर का रिलेशन हो गया है। जब तक कोई वेंडर अपलोड नहीं करता इनवाइस तब तक आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं सेल टैक्स रिकन्सिलिएशन से। तो हम आज बनाना बताऊंगा मैं आपको। आज मैं आपको बनाना बताऊंगा कि सेल टैक्स रिकन्सिलिएशन जो है उसमें क्या चीज़ें होंगी और उसके कितने पार्ट्स होंगे और किस तरीके से आप इसको रिकनसाइल करेंगे। यहाँ पे हम 4 शीट्स बना रहे हैं जी। एक शीट के ऊपर हम रिकन्सिलिएशन बनाएंगे जिसमें हम अपने जो इनवाइसेस होंगी अपने जीएल्स में जो हमने क्लेम किए हैं उसका रिकॉर्ड होगा। एक होगा डाटा जिसमें हम एफबीआर पोर्टल से जो एनेक्चर ए होगा डाउनलोड करके यहाँ पे पुटअप करेंगे और यहाँ पे थर्ड शीट में इनवाइसेस की डिटेल होगी जो आपने क्लेम्ड इनवाइसेस डिटेल होगी जो आपने क्लेम की होंगी। और एक टॉप शीट होगी जिसमें आप सेल टैक्स रिटर्न का टोटल लिखेंगे। नेक्स्ट ए का टोटल लिखेंगे कि टोटल जो अमाउंट है पोर्टल के ऊपर कितनी है और आपकी जो वैल्यू यहाँ पे बन रही है वो कितनी बन रही है। अब इन शीट्स में जो फर्स्ट रिकन्सिलिएशन का पोर्शन है इसमें हम पिवट टेबल के थ्रू डाटा को समराइज़ करेंगे, क्योंकि आपके एक ही वेंडर की आपके पास मल्टीपल इनवाइसेस होंगी। तो इसलिए हम इसको मैच करने के लिए हम जो है वो पिवट टेबल यूज़ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम एनटीएन ले लेंगे और सेकेंड हम ले लेंगे क्लेम्ड अमाउंट।
और पोर्टल डाटा जो है ये तो सेम जो अनेक्शर ए डाउनलोड होगा वेबसाइट से, उसको सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और जो आपकी अपनी इनवाइसेस की डिटेल है उसमें जो डिटेल होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, जिसमें हम NTN होगा, CNIC नंबर, और इसके बाद वेंडर नेम, और इसके बाद होगा इनवॉइस नंबर, इसके बाद होगा जी सेल टैक्स अमाउंट एज पर लेजर, ये अपने रिकॉर्ड में जो आपने बुक की हुई है वो अमाउंट होगी। और लास्ट में होगी सेल्स टैक्स क्लेम्ड एट पोर्टल, FDR पोर्टल, ये वो अमाउंट होगी जो FDR पोर्टल पे आप क्लेम करेंगे। ये होंगी जी मेन हेडिंग्स, और इन्हीं हेडिंग्स में आप अपना डाटा जो है वो डालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे बुकिंग मंथ, जिस मंथ में हम वेंडर की इनवाइस बुक कर रहे होंगे हम यहाँ पे उसका मंथ डालेंगे। ये वो वर्किंग की शीट होगी जो आप हर मंथ जो है मेंटेन करेंगे। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कॉलम है उसमें एक NTN का कॉलम होगा, एक CNIC का कॉलम होगा। यहाँ पे आपको CNIC चाहिए होंगे। अभी जो न्यू IRS पे सिस्टम है उसमें इंडिविजुअल्स के लिए NTN के बजाय CNIC चाहिए होता है, तो वो CNIC भी आपने जो FDR का NTN इंक्वायरी वाला पोर्टल है वहाँ से जाके आप रेलेवेंट NTN का CNIC जो है वहाँ से ढूंढ के यहाँ पे लिखेंगे, और CNIC के थ्रू जो सेल टैक्स रिटर्न है उसमें अनेक्शर ए में सर्च करेंगे तो जो भी वेंडर की इनवाइसेज होंगी वो पोर्टल पे आपको व्यू हो जाएंगी। इसके बाद मंथ है जी, मंथ वो मंथ है जिस मंथ में आपने इनवाइस बुक की है। फॉर एग्जांपल ये इनवाइस जो है जनवरी में बुक हुई है, तो जनवरी में मेरे पास जो है टोटल 5 इनवाइसेज हैं, और इसमें 2 वेंडर्स हैं, एक ट्रेड हाउस है और एक अहमद खान है। इसके अलावा जो इनवाइस नंबर है वो भी होना ज़रूरी है, और इनवाइस की डेट, ये जो डेट है ये इनवाइस की डेट है, जो वेंडर ने आपको इनवाइस दिया उसके ऊपर जो डेट आ रही थी ये वो डेट है। और ये है सेल टैक्स की अमाउंट, ये सेल टैक्स की अमाउंट है जी एज़ पर इनवाइस। तो ये इस तरह का डाटाबेस जो है ये आपने एक कंट्रोल शीट जो अपने हर मंथ जो है मेंटेन करनी है। इस तरीके से आप शीट बना लेंगे, और ये शीट बनाने के बाद आप जो है अपनी रिटर्न पे जाके अनेक्शर ए में ये NTN डालेंगे और सर्च करेंगे तो इस पर्सन की रेलेवेंट इनवाइसेज आ जाएंगी। अब इन इनवाइसेज से आप जो है वो इनकी जो नंबर्स हैं ये मैच करेंगे, और जो अमाउंट वहाँ पे आ रही होगी पोर्टल पे अनेक्शर ए में वो पोर्टल पे क्लेम करेंगे, और जितनी अमाउंट वहाँ पे इनवाइस के अगेंस्ट सेल टैक्स की आ रही होगी वो यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पोर्टल पे जाके देखा तो ये इस इनवाइस की अमाउंट यही थी, तो ये अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमने इनवाइस चेक की, ये भी इनवाइस सेम आ रही थी और ये हमने क्लेम कर ली और यहाँ पे अमाउंट डाल दी। और इसके बाद ये नेक्स्ट इनवाइस है, ये भी टैक्स ठीक था, वेंडर ने सही अपलोड किया और ये अमाउंट भी हमने क्लेम कर ली। और जब हम क्लेम करेंगे तो ये अपनी एक्सेल की शीट में यहाँ पे डाल देंगे। जब ये इनवाइसेस हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे पास ये एक जो कंप्लीट डेटाबेस बनता जाएगा, जो अमाउंट्स हमने क्लेम की होंगी पोर्टल के ऊपर वो, और हमारी जो एक्सेल की शीट होगी कंट्रोल शीट जिसमें हम हर मंथ का सेल टैक्स डालते जा रहे हैं, वो एक कंप्लीट डेटाबेस बनता जाएगा। तो इस एक्सेल की शीट जो आप मेंटेन कर रहे हैं इसको आप जो पोर्टल से डाटा डाउनलोड होगा इसको मंथ एंड पे जो है रिकंसाइल करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में एक डिफरेंस का कॉलम भी आप बना लें जिसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई होता रहेगा कि जो क्लेम आपका पोर्टल पे हुआ है और जो आपकी इनवाइस अमाउंट थी वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये एक फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं।
अब ये जितने भी पेंडिंग हैं ये सारे यहाँ पे शो होते रहेंगे और आप इसको सम लगा लें। टोटल जो है 1.5 मिलियन पेंडिंग है और इस मंथ में जो क्लेम हुआ है जो 1.2 मिलियन क्लेम हुआ है और टोटल जो पेंडिंग इनवाइसेस थी वो 2.8 मिलियन की थी। तो इसके बाद अब बाकी भी इनवाइसेस जो हैं वो चेक करते जाएंगे वेंडर बाय वेंडर और ये क्लेम करते जाएंगे। ये शीट मैंने कंप्लीट कर ली है। इसमें मैंने कुछ इनवाइसेस जो हैं वो इंटेंशनली छोड़ी हैं। ये डिफरेंसेस जो हैं हमारे जब हम रिकॉन बनाएंगे तो ये खुद ब खुद से आइडेंटिफाई हो जाएंगे और हम इनको जो भी राइट ट्रीटमेंट होगी उस हिसाब से इसको देख लेंगे। एक वेंडर की इनवाइस जो है वो ये नंबर था, ये डेट थी। अब इसका जो हमारे पास टैक्स बुक था वो 1530 था लेकिन वेंडर ने 100 रुपीज़ अपलोड किया है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इस इनवाइस को क्लेम ना करें और इसको वेंडर को जो है वो आप कांटेक्ट करके बता दें कि भाई आपकी ये इनवाइस नंबर है और ये इनवाइस की डेट है जिस पे टैक्स जो है वो हमें आपने जो इनवाइस की थी उस पर 1530 था लेकिन पोर्टल पे आपने सिर्फ 100 रुपीज़ क्लेम की अपलोड किए हैं और ये वेंडर से इसकी करेक्शन करवा लें। इसका हल ये है कि अब वेंडर जो है वो इसकी ये वाली इनवाइस जो है दोबारा अपलोड कर सकता है। जो ओल्ड इनवाइस जो गलत हुई थी उसके अगेंस्ट आप नोट इशू करके इस इनवाइस को रिवर्स कर सकते हैं। अगर तुम डिफरेंस थोड़ा बहुत हो तो वो इग्नोरेबल होता है लेकिन डिफरेंस अगर ज़्यादा हो तो फिर उसको जो है वो वेंडर से ही करेक्शन करवानी चाहिए। तो ये हमारे पास एक हमारी अपनी शीट का डाटाबेस बन गया है और दूसरा जो हमने डाटा डाउनलोड किया है पोर्टल से वो इस तरीके से होता है। इसमें ये कॉलम्स होते हैं बायर नेम, बायर एनटीएन और बायर नेम जो है ये आपका अपना नेम होगा जिस कंपनी की आप रिटर्न कर रहे हैं और ये सेलर नेम आपका जो बायर है, आपका जो वेंडर है ये उसका नेम होगा। ये वेंडर का एनटीएन है और ये वेंडर का नेम है। इसके आगे इसकी टाइप है कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है और इसकी सेल ओरिजिनेशन के किस प्रोविंस में आपका वेंडर रिसाइड करता है, किस प्रोविंस से पर्टेन करता है और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई क्या है कि आपकी जो उसने सप्लाई दी है वो किस प्रोविंस में दी है। तो ये जो डाटा है ये आपका वेंडर जो भी चीज़ अपलोड करेगा ये वो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा होगा। इसके बाद परचेज इनवाइस की टाइप आएगी और इनवाइस नंबर है, इनवाइस डेट है और जो एचएस कोड है रेलेवेंट गुड्स का वो है, परचेज टाइप है और आगे जीएसटी रेट और यूओएम। इसके अलावा क्वांटिटी वैल्यू और सेल टैक्स की वैल्यू। ये सेल टैक्स की वैल्यू जो है इस वैल्यू से हम अपनी जो वर्किंग हमने ये दूसरी शीट में बनाई है इसको हम रिकंसाइल करेंगे और इसमें देखेंगे ये कोई डिफरेंसेस हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट आप जी पिवट टेबल अप्लाई करेंगे। पिवट टेबल अप्लाई करेंगे एफबीआर पोर्टल के डाटा पे और फिर आप अप्लाई करेंगे जो आपने अपनी कंट्रोल शीट बनाई है उससे। तो फर्स्ट पिवट को क्लिक करें और टेबल रेंज में जाके हम इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके कर दिया। इसके बाद आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें बायर का सेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और नेक्स्ट आप ले लें जो सेल टैक्स वैल्यू है वो ले लें। ये आपका जो पोर्टल से डाटा डाउनलोड हुआ है नेक्चर ए का ये लगा लिया इसको और इसी तरह जो सेकंड पिवट आप बेशक इसके सामने ही लगा लें। और फर्स्ट आप जाके इसकी डाटा रेंज दे दें। और ओके कर दें।
यहाँ पे हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया है जिसकी हेडिंग नहीं है, तो इसलिए पिवट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। ये एक्स्ट्रा कॉलम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि यहाँ पे हमें एक अपना डाटा बनाना पड़ेगा CNIC और NTN को कंबाइन करके, जिससे हम जो है वो जो पोर्टल से डाउनलोड डाटा हुआ है उसको मैच करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा जो हमारी अपनी कंट्रोल शीट है, इसके अंदर NTN एंड CNIC, जिसमें हम जो है जहाँ पे किसी कंपनी का NTN अवेलेबल है तो वो NTN आ जाए, और अगर वो CNIC है तो CNIC आ जाए। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा लेते हैं इफ का, इफ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं 2 बार, देन क्या करे, अगर ये ब्लैंक है तो ये वैल्यू लिख दे, अदरवाइज क्या करे, ये ब्लैंक नहीं है तो फिर यही वैल्यू डाल दे। तो यहाँ पे हम CNIC और NTN को बेसिकली कंबाइन कर रहे हैं, और रीज़न इसकी ये है कि जो पोर्टल से डाटा डाउनलोड हुआ है इसमें जो रजिस्ट्रेशन का कॉलम है, जो सेलर के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक ही कॉलम है, चाहे वो CNIC है चाहे वो NTN है, वो इसी कॉलम में आ रहे होंगे। तो यहाँ से हमारे मैचिंग में प्रॉब्लम आएगी कि अगर ये NTN है तो हम पिवट टेबल जो है उसमें मेन जो हमारी रो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी। तो पोर्टल का डाटा तो ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है, लेकिन हम अपनी कंट्रोल शीट को सेट करने के लिए हमें ये एक हेल्पर कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम CNIC और NTN दोनों को कंबाइन कर देंगे। दोबारा से पिवट लगाएंगे और डाटा रेंज जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। यही चीज़ें जो है हमें चाहिए। इससे भी जो हमने हेल्पर कॉलम में एक CNIC और NTN लिए हैं इसको ले लें, और जो पोर्टल पे डाटा क्लेम की अमाउंट है वो ले लें। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ वाले कॉलम्स थे, एक वो अमाउंट है जो हमने एज पर इनवॉइस बुक की हुई है, और दूसरी जो कॉलम की हेडिंग है वो क्लेम्ड एट पोर्टल है, तो क्लेम्ड एट पोर्टल हम लेंगे। अब ये दोनों जो है पिवट हमारे पास लग चुके हैं। अब इनको मैच करने के लिए आप सिंपली VLOOKUP लगाएं और इसका NTN सर्च करें और इस डाटा में सर्च करें और वैल्यू कौन सी डाल दें, सेकंड कॉलम की, और एग्जैक्ट मैच करें 0 के लिए। यहाँ पे हमें रेंजेस जो है वो जो टेबल या अरे की रेंजेस हैं उनको फिक्स करना है, क्योंकि ये सेम शीट में अवेलेबल है। तो अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे फिक्स करने के बाद बगैर, तो ये जो रेंज है वो चेंज हो जाती है। ये एक एक्सेल का स्टैंडर्ड फीचर है। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं कि हमारे पोर्टल पे क्या वैल्यूज़ थी और जो हमारी जो कंट्रोल शीट है उसमें क्या वैल्यूज़ थी, और एंड पे एक डिफरेंस का फार्मूला लगा लें, दिस माइनस B3। अब हमारे पोर्टल में और हमारी वर्किंग में जो डिफरेंस है वो ये अमाउंट आ रही है। इसके लिए आप ये करेंगे कि आप इन एंट्रीज को जाके वेरीफाई करेंगे कि हमारे पोर्टल पे जो आ रही थी इनवॉइसेस, इसको आप फिल्टर लगा लें और फिल्टर में जाके ये पहला जो CNIC सेलर का NTN या CNIC नंबर है, यहाँ पे इसको जो पहली वैल्यूज़ आ रही हैं डिफरेंस वाली, जहाँ पे पहला आपका डिफरेंस आया है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें और पोर्टल पे डाटा पे इसको फिल्टर कर लें। जैसे ही आप फिल्टर करेंगे तो सिर्फ इस वेंडर की आपको इनवॉइसेस शो होना शुरू हो जाएंगी। तो अब इन इनवॉइसेस को आपको मैच करनी पड़ेंगी जो आपकी वर्किंग है उसके साथ। इसी तरह इसमें भी आप फिल्टर लगा लें जो आपकी वर्किंग है, अपनी कंट्रोल शीट, और इस कंट्रोल शीट में भी इस वेंडर का सेलर वेंडर का जो नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उससे फिल्टर कर लें इसको भी।
अब ये आपकी कंट्रोल शीट के हिसाब से ये जो आपने एंट्रीज की हैं वो आपने 682,960 का जो क्लेम किया है पोर्टल पे आपने ये क्लेम किया है आपकी वर्किंग के हिसाब से, लेकिन FBR पोर्टल में आपने इनवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा क्लेम की हुई थी। तो इसका हल ये है कि आप जो भी इनवाइसेस मिसिंग हैं उन इनवाइसेस को यहाँ पे डालते जाएं। जैसे अब यहाँ पे इनके नंबर से आप सर्च करें। अब एक तरीका ये है कि अगर आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है तो आप इसको भी लुकअप लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इनवाइसेस जो हैं वो आपने यहाँ पे ब्लैंक ली हैं और किस पे आपने वैल्यूज़ कंसिडर नहीं की हुई। तो ये इसको आप VLOOKUP लगाएं और ये VLOOKUP आप रजिस्ट्रेशन बल्कि इनवाइस नंबर से लगाएंगे कि हम इनवाइसेस को मैच कर रहे हैं, इनवाइस नंबर को, और अमाउंट वैल्यू जो है हमें 9 कॉलम की चाहिए तो 9 और एग्जैक्ट मैच 0 कर दें। अब यहाँ पे भी जो आपकी डाटा रेंज है इसको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये सेम शीट पे पिवट लगा हुआ है, सेम शीट पे VLOOKUP लगाया है हमने। तो ये इसको आप कॉपी पेस्ट करें तो इसकी सारी इनवाइसेस आपको सर्च होके आ जाएंगी। अब इनका आप यहाँ से डिफरेंस का लगा लें तो आपको ये सामने नज़र आ जाएगा कि कहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है। पोर्टल पे ये अमाउंट है और आपने जो क्लेम डाला हुआ है वो ये कॉलम है। तो इस कॉलम से जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये दो इनवाइसेस ऐसी हैं जो पोर्टल पे हमने क्लेम की हुई हैं जो, लेकिन हमारी अपनी जो कंट्रोल शीट है इसमें हम एंटर करना भूल गए। तो आप इसको एंटर कर लें और इसी तरह इस अमाउंट को भी एंटर कर लें। तो ये आपकी अमाउंट जो है बराबर हो जाएगी। आप रिकंसिलिएशन में दोबारा आएँ और आप इस पिवट को आप रिफ्रेश करें। तो ये आपका डिफरेंस 0 हो गया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट दूसरा वेंडर भी है, इसके साथ भी हम वही करेंगे कि आप वेंडर का NTN ले लें और इस NTN को आप फिल्टर कर लें। FBR का जो डाटा डाउनलोड किया है आपने अक्षर A का, इसको फिल्टर कर लिया और इसी तरह जो आपकी अपनी कंट्रोल शीट है जिसमें आप इनवाइसेस क्लेम करते वक्त एंट्रीज करते रहे हैं आप उसको भी फिल्टर लगा लें। तो ये आपने अपनी कंट्रोल शीट में कोई भी इनवाइस जो है वो क्लेम नहीं डाली लेकिन पोर्टल पे आप क्लेम कर चुके हैं। तो ये सारी इनवाइसेस आप 1 बाय 1 मैच करें कि कौन सी इनवाइसेस हैं और इन इनवाइसेस की एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे आप क्लेम्ड वाले कॉलम में करते जाए। अब इसको दोबारा से वही काम आप कर सकते हैं कि आप लुकअप लगा के 1 बाय 1 मैच कर सकते हैं कि इनवाइस नंबर क्या है और एंट्रीज कौन सी हैं। तो ये एग्जैक्ट मैच आप करेंगे। मुझे तो चूँकि पता है, मैं तो एक डमी सी वर्किंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सारी एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। दोबारा से रिकंसिलिएशन में आए और अपनी जो शीट है इसको रिफ्रेश कर लें तो ये डिफरेंस भी आपका 0 हो गया। अब आपका पोर्टल पे जो क्लेम डाटा है उसकी अमाउंट और आपकी वर्किंग की अमाउंट जो है वो सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंस टोटल में इसलिए आ रहा है कि ये जो ब्लैंक एंट्री है वो भी आ रही है इसमें। ब्लैंक यहाँ पे टोटल होगा हमारा, वो टोटल आ रहा है तो इसलिए ये आपका डिफरेंस शो कर रहा है। तो यहाँ फिल्टर में से जाके इसको ब्लैंक को निकाल दें तो ये आपकी एग्जैक्ट जो वर्किंग है कंप्लीट हो चुकी है। ये पोर्टल का डाटा है और ये आपकी अपनी कंट्रोल शीट का डाटा है जो कि दोनों मैच कर रहे हैं। अब ये ही अमाउंट जो टोटल है यही आपके जो अनेक्चर ए का टोटल जो रिटर्न के फर्स्ट पेज पे आ रहा होगा अनेक्चर ए का टोटल उससे मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर गया तो उसका मतलब ठीक है आपकी शीट। अदरवाइज समटाइम ये भी मिस्टेक्स होती हैं कि आप अपनी शीट में कंट्रोल शीट में एंट्री कर लेते हैं और वेबसाइट पे किसी वजह से एंट्री क्लेम करना भूल जाते हैं या क्लेम किया लेकिन पोर्टल किसी वजह से हैंग हुआ और वो इनवाइस क्लेम नहीं हुई
तो वो भी आपको इस वर्किंग से आइडेंटिफाई हो जाएंगी, क्योंकि वो इनवाइस जो है वो पोर्टल पे अनक्लेम्ड होगी, या इस जो एफबीआर का नेक्चर ए होगा उसमें ये इनवाइस आ ही नहीं रही होगी, और आपकी जो कंट्रोल शीट है इसमें आपने क्लेम में डाली हुई होगी। तो अभी हमने डिफरेंस जो निकाले थे वो पोर्टल पे क्लेम डाटा था, लेकिन आपकी अपनी कंट्रोल शीट में डाटा नहीं लिखा हुआ था। तो इसके उल्ट भी डिफरेंस हो सकते हैं कि आपने अपनी शीट में तो डाटा क्लेम लिखा हुआ है, लेकिन एफबीआर के पोर्टल पे क्लेम नहीं हुआ तो उसका हल ये है कि आप पोर्टल पे जाके वो वाली इनवाइसेज आइडेंटिफाई कर लें कि आपने कौन सी इनवाइसेज यहाँ पे क्लेम डाली हुई हैं लेकिन पोर्टल पे नहीं आ रही, तो आप उस वेंडर को दोबारा से नेक्चर ए में जाके सर्च करके उसको पोर्टल से दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। तो आपके ये डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जब ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तो आपका जो टोटल है रिकन्सिलेशन का, ये आपके एफबीआर के जो सेल टैक्स रिटर्न है उसके अनेक्चर ए से एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा। यहाँ आप एक टोटल का फिगर बना लें। टोटल इनपुट क्लेम एज पर सेल्स टैक्स रिटर्न। इसके अलावा सेल टैक्स रिटर्न में समटाइम्स ऐसे भी होता है जी कि आपके वेंडर ने कोई इनवाइस अपलोड की थी और आपने वो क्लेम कर ली थी लास्ट मंथ की रिटर्न में, और बाद में किसी वजह से वेंडर ने रिटर्न सबमिट नहीं की और वो रिटर्न पेंडिंग रह गई, तो वो वाली इनवाइसेस जो हैं वो आपको रिटर्न भी हो रही होती हैं। वो एफबीआर आपको डिसअलाउ कर रहा होता है। जो लास्ट मंथ में आपने क्रेडिट लिया था इनपुट का, वो करंट मंथ की रिटर्न में आपसे वो रिकवर कर रहा होता है। तो उसका रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। वो भी आप जब रिकन्सिलेशन बना रहे होंगे कंप्लीट फर्स्ट पेज की, जो एफबीआर की समरी रिटर्न है उसका रिकन्सिलेशन बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे वो इनवाइसेज आइडेंटिफाई कर लेनी है आपने और वो भी रिकॉर्ड कर लेनी है। और वो जो वेंडर होंगे उस तरह के वेंडर्स को आप कॉल करें, और कॉल करके आपने उनके जो भी इश्यूज़ होंगे उनसे कहें कि वो रिजॉल्व करें और अपनी रिटर्न सबमिट करें, तो वो आपको दोबारा से इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। आज की वीडियो इधर तक ही। नेक्स्ट इस टॉपिक के ऊपर जो फर्दर चीज़ें होती हैं मैं उनके ऊपर भी डिस्कस करूँगा और चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। आज की वीडियो इधर तक ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई चीज़ किसी को समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का, तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस टैक्स के ऊपर या एक्सेल लर्निंग से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी उनका अलर्ट मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।